हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एम्स फार्मासिस्ट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये एग्ज़ाम आपका एम्स रायपुर के लिए कंडक्ट हुआ था इन द ईयर 2023 एंड इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो फार्मेसी रिलेटेड हैं उनको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आप और एम्स फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर पे देखने को मिल जाएंगे। एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें आपको एम्स फार्मासिस्ट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एंड एंड स्क्रीन में भी उसका लिंक मैं ऐड कर दूंगा ताकि आप सभी के सभी क्वेश्चन पेपर्स को एक्सेस कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, साइज ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल वेरीड फ्रॉम। जो आपके हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है उनका साइज जो है वो कैसे वेरी करता है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो है वो आपके डिफरेंट साइज रेंजेस में मिलते हैं जिसका साइज रेंज रहती है 000 से लेकर के 5 तक। 000 जो है ये आपका लार्जेस्ट कैप्सूल साइज रहता है एंड 5 जो है ये आपका स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज रहता है बेस्ड ऑन द कैपेसिटी कि कितनी क्वांटिटी इसमें आती है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड्स ऑफ रोवोल्फिया। ठीक है, अब दो ऑप्शन दिए गए हैं, इंडोल अल्कलॉइड एंड सीडो इंडोक्सिल अल्कलॉइड। इन दोनों में से हमें बताना है कि रोवोल्फिया में जो अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन कौन सी इसमें से सही है। जो आपके रोवोल्फिया रहता है जिसमें आपका मेन अल्कलॉइड जो हम नॉर्मली स्टडी करते हैं वो रहता है आपका रिसर्पिन, जो कि आपका एज एन एंटी हाइपरटेंसिव की तरह यूज़ किया जाता है। इसमें आपके जो रोवोल्फिया है इसमें आपका मेन अल्कलॉइड रिसर्पिन रहता है एंड इसमें आपके डिफरेंट अराउंड 30 इंडोल अल्कलॉइड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आती हैं उसमें आपका एक इंडोल अल्कलॉइड आ जाता है, सीडो इंडोक्सिल अल्कलॉइड ये भी आपकी कैटेगरी रहती है। इसके अलावा इंडोलिन अल्कलॉइड एक कैटेगरी रहती है, इंडोलेनिन अल्कलॉइड्स एंड ऑक्सी इंडोल अल्कलॉइड। ठीक है, कौन सी? ऑक्सी इंडोल अल्कलॉइड। ये डिफरेंट कैटेगरीज के अल्कलॉइड्स हैं वो आपके रोवोल्फिया में प्रेजेंट होते हैं। ये दो कैटेगरी जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड्स इन रोवोल्फिया। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which chapter of Drugs and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945 is related with the import of drugs and cosmetic। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 का है उसके रूल्स 1945 के हैं, उसका कौन सा चैप्टर जो है वो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के इम्पोर्ट के साथ रिलेटेड है। बेसिकली जो आपके चैप्टर्स हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में वो टोटल 6 चैप्टर्स रहते हैं जो कि अप टू 1 से लेकर के 5 तक रहते हैं विद सब कैटेगरी। ठीक है, इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहता है, फर्स्ट चैप्टर आपका रहता है इंट्रोडक्टरी। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्टरी। जो आपका सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में आपका ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड दिया गया है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में। ये तीन जो आपके एडवाइजरी बॉडीज़ हैं ये आपके चैप्टर 2 में दी गई हैं। देन जो आपका चैप्टर 3 आता है, चैप्टर 3 में आपका इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स दिया गया है। इसके अलावा आपका जो चैप्टर 4 रहता है, चैप्टर 4 किसके रिगार्डिंग है, इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसका, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया गया है। इसके बाद में आता है आपका चैप्टर नंबर 4A। 4A में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसमें आपके सिंपली प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, प्रोविजंस दिए गए हैं किसके रिगार्डिंग, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के रिगार्डिंग प्रोविजंस जो हैं वो आपके चैप्टर 4A में दिए गए हैं। एंड जो आपका चैप्टर 5 रहता है, ठीक है, चैप्टर 5 ये आपका इसमें मिसलिनियस चीज़ें जो है वो प्रेजेंट की गई हैं। तो ये आपके टोटल 6 चैप्टर हैं जिनको 5 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है विद सब चैप्टर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इंपोर्ट के बारे में पूछा गया था, तो ये हमने देख लिया, इट इज चैप्टर नंबर 3, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में इन्फेक्शियस डिजीजेज का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है इनमें डायरेक्ट मोड कौन सा है। तो डायरेक्ट मोड है आपका
इनोकुलेशन इनटू द स्किन, ठीक है, स्किन के थ्रू इनोकुलेट होना जो है वो आपका डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है इन्फेक्शियस डिजीजेस का इन ह्यूमंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, ठीक है, ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा पोर्शन में इनमें से कौन सा कंपोनेंट आता है। सो जो हमारा ह्यूमन ब्लड है वो आपका प्लाज्मा से बना होता है, प्लाज्मा प्लस जो आपके ब्लड सेल्स रहते हैं उनसे मिलकर के बना रहता है। प्लाज्मा में आपका क्या रहता है, प्लाज्मा जो है वो आपका अराउंड 55% रहता है, सेल्स जो है वो आपके 45% रहते हैं, ठीक है, ये कंपोजिशन रहती है। एंड प्लाज्मा में आपका मेन कुछ आपके इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स रहते हैं, इसके अलावा वाटर जो है मेजर कंस्टेंट रहता है प्लाज्मा का। एंड जो सेल्स हैं, सेल्स में आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आते हैं। तो यहाँ पे हमें प्लाज्मा पोर्शन पूछा गया, तो प्लाज्मा विल बी वाटर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमेटी स्टाइल्ड एज द ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी इन 1930 which was later known as। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी अपॉइंट की थी जो कि आपकी थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी, किस ईयर में बनाई थी, अपॉइंट की गई थी 1930 में। एंड बाद में जाकर के इस कमेटी को किस नाम से जाना गया, सो दिस कमेटी वाज नॉन बाय द नेम चोपड़ा कमेटी, ठीक है, क्योंकि इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे आपके रामनाथ चोपड़ा, आर एन चोपड़ा इस कमेटी के चेयरमैन थे। सो कर्नल रामनाथ चोपड़ा, सो इसलिए इसको चोपड़ा कमेटी भी कहा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग मिड ब्रेन। सो ह्यूमन ब्रेन का जो एक पार्ट रहता है मिड ब्रेन, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है इट लाइज बिटवीन मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड डाइएन्सेफेलोन। तो डाइएन्सेफेलोन एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा के बीच में जो है वो आपका प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द मूवमेंट्स ऑफ हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी रेफरेंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन। तो जो भी हेड एंड नेक की मूवमेंट्स हैं, ठीक है, ऑडिटरी रेफरेंस के रिस्पॉन्स में वो आपकी कौन कंट्रोल करता है, सो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं एंड इसमें करेक्ट ही पूछा गया था। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ व्यूसल्फेन। तो व्यूसल्फेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ठीक है, बेसिकली आपका एंटी कैंसर ड्रग है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली अगर आप स्ट्रक्चर आपको पता हो तो आप काफ़ी इजीली जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक डब्ल्यू ड्रॉ करेंगे अगर आपको इजीली रिमेंबर करना है। यहाँ पे एक लाइन आप और ड्रॉ करेंगे जिसको ओ से बॉन्ड करेंगे एंड देन यहाँ पे एक सल्फर SO2 आ जाएगा एंड यहाँ पे एक ग्रुप आ जाएगा आपका CH3। अगेन सेम स्ट्रक्चर आपको दूसरी साइड बनाना है, यहाँ पे आपको O आ जाएगा, ठीक है, O देन अगेन ये वाला आपका सल्फर SO2 के साथ कनेक्टेड रहेगा एंड अगेन यहाँ पे एक CH3 ग्रुप आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे इसमें सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन्स कैलकुलेट करने हैं। जो ये वाले पोर्शन रहते हैं ये आपके कार्बन्स रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो यही रहता है। तो ये आपके कार्बन्स रहते हैं, तो आपको कार्बन्स कैलकुलेट करने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें आपके 6 कार्बन्स रहेंगे, तो आपके A B एंड D ऑप्शन में ये हैं, तो ये वाला C ऑप्शन आप इसमें से हटा देंगे। बाकी हाइड्रोजन्स का नंबर कैलकुलेट करना हाई है, ठीक है, इसलिए आप दूसरा मेथड देखेंगे। सो जिसमें आप ऑक्सीजन को कैलकुलेट करेंगे। सो ऑक्सीजन 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 आपकी ऑक्सीजन है, तो आपकी सेम ऑप्शन में A एंड B ऑप्शन में ही जो है वो आपके ऑक्सीजन गिवन है, तो ऑप्शन डी हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। देन आपका सल्फर सभी में 2 है, तो इसलिए आपको हाइड्रोजन्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब हाइड्रोजन्स कहाँ कहाँ पे हैं, 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पे हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन्स यहाँ पे 3 ये हैं, तो ये हो गए टोटल 6 हाइड्रोजन्स। अब बाकी पोजीशन पे यहाँ पे आपकी सिर्फ 2 बॉन्ड्स बन रही हैं, तो 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पे हर एक जगह पे होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो 2 to 4 to 6 एंड to 8
8 + 6 14, तो टोटल आपके 14 हाइड्रोजन्स हो गए। तो इस पे में आपका ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 44 हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूला या स्ट्रक्चर जो है वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, तभी आप जो है वो इसको काफ़ी ईजिली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटाजोलामाइड? एसिटाजोलामाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? जो कि आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है एंड एज अ डायूरेटिक यूज़ किया जाता है। तो इसका भी अगेन आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर सिंपली हम एक 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी जो सेंट्रल पोजीशन है यहाँ पे आप सल्फर ऐड करेंगे एंड इन 2 पोजीशन पे आप नाइट्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है। कार्बन को रिप्लेस करके ये दोनों पोजीशंस आपकी डबल बॉन्डेड रहेंगी, ठीक है। देन अगेन आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे इस पोजीशन पे आपको सल्फर डबल बॉन्ड ओ SO2 आ जाएगा एंड एक आपका अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप जो है वो टर्मिनल ऐड हो जाएगा। दूसरी साइड पे आपको यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन NH ऐड करेंगे, ठीक है। एक बॉन्ड लगेगी, नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड्स कंप्लीट होगी एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3, सो ये ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। अब इसमें आपको देखने हैं सबसे पहले आपको ऑप्शन से कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस क्या हैं? कार्बन सभी में 4 हैं, तो आपको कार्बन्स कैलकुलेट नहीं करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ऑक्सीजन से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 एंड 2 हैं, तो आपको काफ़ी 1 2 एंड 3 ऑक्सीजन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। देन आप सल्फ़र से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हाँ, सल्फ़र से आप कैलकुलेट करेंगे तो सल्फ़र कितने हैं आपके पास? सल्फ़र है आपके S1 एंड S2, ठीक है। 2 इसमें सल्फ़र्स हैं, तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा एंड ऑप्शन सी एंड डी आपके 2 ऑप्शंस बचेंगे, ठीक है। एंड दोनों में ऑक्सीजन एंड सल्फ़र हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नाइट्रोजन से हम काफ़ी ईज़िली फाइनल आंसर अपना बना लेंगे क्योंकि दोनों में डिफरेंशिएटिंग नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को हम देखेंगे तो नाइट्रोजन कितने हैं इसमें? सो एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, तीसरा आपका यहाँ पे है एंड चौथा आपका यहाँ पे है। तो नाइट्रोजन कितने हो गए? नाइट्रोजन इज़ 4। तो इसमें आपका यहाँ पे 6 हैं, तो ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी आप कार्बन हाइड्रोजन इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक। इनमें से नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक कौन सा ड्रग है? सो बिप्रिनॉर्फिन, पेंटाजोसिन, मेप्टाजिनोल एंड नसेड। सो नसेड जो है दैट इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये आपके नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स रहते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोप्राइटरी नेम ऑफ रिवाविरिन बीपी? सो रिवाविरिन एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया इसका प्रोप्राइटरी नेम क्या है, ठीक है। सो इसका प्रोप्राइटरी नेम रहता है वीराजोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी जो आपका फोस्काविर है ये आपका प्रोप्राइटरी नेम रहता है किसका? फोस्कारनेट का, ठीक है। फोस्कारनेट का प्रोप्राइटरी नेम आपका फोस्काविर है एंड जीडोरेक्स एंड रेट्रोविर ये आपके जीडोवुडिन के लिए प्रोप्राइटरी नेम्स है। सो ये अदर नाम्स भी आप डेफिनेटली इसमें याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल और एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। जो ओरल रूट है उसको एंट्रल रूट भी कहा जाता है। सो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की एडवांटेज इसमें से कौन सी नहीं है? सो द ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज टार्डी। जो ऑनसेट है ड्रग एक्शन का वो एकदम रैपिड नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ टार्डी, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपकी एक टाइप से डिसएडवांटेज रहेगी। सो इसको हम इमरजेंसी टाइम में भी आप ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको इमरजेंसी में इमीडिएट इफेक्ट चाहिए होता है, तो उस केस में आप इंट्रावेनस रूट या फिर पेरेंटल रूट जो है वो आप यूज़ करते हैं। बाकी आपका ओरल रूट इकोनॉमिक है, काफ़ी चीप। आपकी टैबलेट्स जो हैं वो अराउंड कुछ टैबलेट्स तो 1 रुपये से भी कम में आ जाती हैं, तो काफ़ी इकोनॉमिकल है। कन्वीनिएंट एंड सेफ़ है, ठीक है। सेफ़ रहती हैं, इसको एडमिनिस्टर करना एंड कन्वीनिएंट रहता है पेशेंट के लिए। एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड। जो कॉम्प्लिकेशन हमको पेरेंटल थेरेपी के साथ आ सकती हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं।
सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेसियोफुल्विन हैज़ हाउ मेनी कायरल सेंटर। सो ग्रेसियोफुल्विन में कितने कायरल सेंटर्स होते हैं? कायरल सेंटर मीन्स कि एक ऐसा कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है, ये R1, R2, R3, R4। ये कार्बन अगर चारों के चारों ग्रुप आपके डिफरेंट हैं तो उस कार्बन को आप कहेंगे कायरल कार्बन, ठीक है, इस कार्बन को आप कहेंगे कायरल कार्बन। सो ग्रेसियोफुल्विन जो कि आपका एंटी फंगल ड्रग रहता है, तो इसमें आपके नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स कितने रहते हैं? 2 कायरल सेंटर इसमें रहते हैं। आप स्ट्रक्चर इसमें देख सकते हैं, स्ट्रक्चर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। सो सिंपली आपके पास एक बेंजीन रिंग रहेगी, ठीक है, यहाँ पे OCH3 ग्रुप रहेगा, अगेन यहाँ पे OCH3 अगेन यहाँ पे आपका क्लोराइड ग्रुप, इस पोजीशन पे आपकी एक 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो अटैच होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड वो आ जाएगा एंड इस पोजीशन पे आपका एक और साइक्लोहेक्सेन रिंग, एक साइड पे आपकी डबल बॉन्ड रहेगी, यहाँ पे आपका अगेन OCH3 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आपकी डबल बॉन्ड आ जाएगी एंड यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कायरल कार्बन जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें डेफिनेटली कैलकुलेट कर लीजिएगा कौन कौन सा आपका कायरल कार्बन है। जैसे कि आपका एक ये आ गया कार्बन, कायरल कार्बन एंड एक कायरल कार्बन ये आ गया, ठीक है। तो इस कार्बन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगी, एक ग्रुप आपका ये वाला आ गया, एक ग्रुप आपका ये वाला आ गया, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है। सेम आप इस कार्बन को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपका एक साइड पे ये वाली ऑक्सीजन है, एक साइड पे C डबल बॉन्ड O है, एक साइड पे COCH3 वाला ग्रुप है एंड यहाँ पे अगेन CH3 CH जो है ये वाला ग्रुप अटैच है। तो ये दो जो हैं ये आपके कायरल सेंटर्स यहाँ पे ग्रेसियोफुल्विन में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज अटैकिंग मेनी पीपल इन अ रीजन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो पेंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड कॉन्टामिनेशन में से किसका मीनिंग है कि जिसमें डिजीज जो है वो रैपिडली स्प्रेड करता है एंड किसी एक रीजन में काफ़ी लोगों को अटैक करता है काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो ये आपका रहता है एपिडेमिक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी पेंडेमिक जो है, पेंडेमिक आपका होल कंट्री या फिर पूरे वर्ल्ड को अटैक कर सकता है, ठीक है। एंड एंडेमिक जो है ये आपका डिजीज़ आउटब्रेक रहती है डिजीज़ की, जो कि टिपिकली एक पर्टिकुलर रीजन पे ही रहता है, पर्टिकुलर रीजन या फिर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉपुलेशन पे को ही ये अटैक करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are effective in both gram positive and gram negative bacteria infection, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन दोनों के लिए किस टाइप के एंटीबायोटिक्स जो हैं वो यूजफुल रहेंगे? सो सिफेलोस्पोरिन्स एंड टेट्रासाइक्लिन ये दोनों ही जो हैं वो आपके ग्राम पॉजिटिव के लिए भी इफेक्टिव रहेंगे एंड ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस के लिए भी इफेक्टिव रहेंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितना रहता है? सो द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर चिकन पॉक्स इज अराउंड 14 to 21 days। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो किसे कहा जाता है? सो फादर ऑफ मेडिसिन इज हिपोक्रेटस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। सो ये इस कैटेगरी में जो आपकी पेनिसिलिन डेरिवेटिव आता है दैट इज फ्लूक्लोक्सासिलिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड। सो स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जो है ये आपका टर्म इसके लिए यूज की जाती है एंजियोलॉजी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवर्स रिएक्शन ऑफ फ्लूसाइटोसिन इन ह्यूमन बॉडी? सो फ्लूसाइटोसिन ड्रग
को अगर ह्यूमन बॉडी में यूज़ किया जाएगा तो इसके क्या क्या एडवर्स रिएक्शन जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। सो फ्लूसाइटोसिन आपका एंटी कैंसर ड्रग है एंड ये आपका लीवर डैमेज कॉज कर सकता है एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जैसी कंडीशन जो है वो इसमें अराइज हो सकती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के केस में कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट रहेगी? सो पेनिसिलिन जो है ये आपके स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड्स रहते हैं, दिस इज करेक्ट। एंड बेंजाइल पेनिसिलिन जो है इसको कंसीडर किया जाता है टू बी द पेरेंट कंपाउंड ऑफ द पेनिसिलिन फैमिली। पेनिसिलिन फैमिली का पेरेंट कंपाउंड आपका रहता है बेंजाइल पेनिसिलिन। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नाइट्राजिपाम। नाइट्राजिपाम के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी इट इज़ येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। नाइट्राजिपाम जो है ये आपका केमिकली येलो इन कलर रहता है एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट्स यूजुअल ओरल डोज इज़ 5 to 10 mg डेली। ठीक है, इसकी जो यूजुअल ओरल डोज है वो 5 से 10 mg की रहती है डेली। डोज इसकी 5 to 10 mg रहती है। इट्स प्रोप्राइटरी नेम इज़ सोमनाइट। सोमनाइट जो है वो इसका प्रोप्राइटरी नेम रहता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। देन ओरल सस्पेंशन इज़ नॉट वन ऑफ इट्स फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। सो ओरल सस्पेंशन जो है वो इसकी एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ इट्स फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो यहाँ पे नॉट दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगी, नॉट करेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है in the context of packaging of pharmaceuticals which of the following is not a quality of ideal rubber closure। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स की पैकेजिंग के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी एक क्वालिटी नहीं है किसकी? आइडियल रबर क्लोजर की। सो फर्स्ट आपका दिया गया है इट शुड विथस्टैंड द स्टरलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, स्टरलाइजेशन टेम्परेचर को विथस्टैंड करे, सो इट शुड बी एन आइडियल प्रॉपर्टी। इट शुड माइग्रेट एनी एडिटिव टू द प्रिपरेशन। ठीक है, क्लोजर ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी माइग्रेट जो है वो प्रिपरेशन में ना हो। ठीक है, कोई भी कॉन्टेमिनेशन ना हो पाए। ठीक है, तो ये वाला जो है वो एक क्वालिटी नहीं है। बाकी इट शुड बी कंपेटिबल विद द प्रिपरेशन कंटेन्ड इन द कंटेनर। ठीक है, कंटेनर में जो आपकी प्रिपरेशन है उसके साथ कंपेटिबल होना चाहिए, कोई रिएक्शन शो ना कर दे। इट शुड प्रोवाइड एयर टाइट क्लोजिंग टू द कंटेनर। ठीक, कंटेनर को एयर टाइट मीन्स उसमें एयर का कोई इफेक्ट ना आए, एयर उसमें कंटेनर में ना जा पाए। ठीक है, तो एयर टाइट जो है वो होना चाहिए, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। सो नॉट अ प्रॉपर्टी विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट रूल्स 2016 in the context of operating standards for treatment and disposal of biomedical waste, combustible efficiency shall be at least। So biomedical waste management rules 2016 के अकॉर्डिंगली जो आपका ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स रहते हैं किसके लिए? फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के लिए वो कितना होना चाहिए? सो इट शुड बी एट लीस्ट 99%। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ थायोपेंटल सोडियम। थायोपेंटल सोडियम की एडवांटेज इनमें से कौन सी नहीं है? तो फर्स्ट है आपका क्वाइट रेस्पिरेशन, नॉन एक्सप्लोजिव एंड नॉन इरिटेंट, डिप्रेस द मायोकार्डियम, वेरी रैपिड एंड स्मूथ इंडक्शन। सो यहाँ पे आपको क्लियरली ऑप्शन सी में देखेंगे कि अगर मायोकार्डियम को डिप्रेस कर देगा, हार्ट मसल को डिप्रेस कर देगा, तो वो एक एडवांटेज कैसे हो सकती है? सो इट विल बी ए डिसएडवांटेज ओनली। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटेंट्स ऑफ सॉफ्ट कैप्सूल्स वेरीज फ्रॉम। तो सॉफ्ट कैप्सूल का जो कंटेंट रहता है वो कितनी उसकी क्वांटिटी उसमें हम फिल कर सकते हैं, कितनी वेरी करेगी? सो इट विल वेरी फ्रॉम
0.1 ml to 30 ml. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स। ह्यूमन का ब्रेन जो है वो कितनी मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है? तो ये आपका कवर्ड रहता है 3 मेम्ब्रेन से। 3 मेम्ब्रेन कौन कौन सी हैं? एक आपकी रहती है ड्यूरा मैटर, जो कि आपकी आउटर मेम्ब्रेन रहती है। एक आपकी रहती है पिया मैटर, जो कि आपकी इनर मेम्ब्रेन रहती है। तीसरी आपकी रहती है अरेकेनॉइड मैटर, जो कि आपकी मिडल मेम्ब्रेन रहती है। ठीक है, ये 3 इसमें ह्यूमन ब्रेन में आपकी मेम्ब्रेन्स रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन अब्जॉर्वेबल स्विचर। इनमें से अब्जॉर्वेबल स्विचर कौन सा है? सो अब्जॉर्वेबल स्विचर आपका रहता है स्टीराइल कैटगट, बाकी आपका स्टीराइल लिनेन, पोलियमाइड, ब्रेडेड, ये आपके नॉन अब्जॉर्वेबल स्विचर्स में आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमंस व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सो क्रूड बर्थ रेट हम कैलकुलेट करेंगे बाय द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द टर्म एंटीसिवोस यूज्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। तो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में आपकी एक लैटिन टर्म यूज की जाती है एंटीसिवोस, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? तो एंटीसिवोस मीन्स बिफोर मील। ठीक है, एंटीसिवोस मीन्स बिफोर मील। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। एंड अगर पोस्ट सिवोस पूछा जाएगा तो पोस्ट सिवोस मीन्स आफ्टर मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल इज द सोर्स ऑफ विच क्रूड ड्रग। वेजिटेबल जो है वो किस क्रूड ड्रग का सोर्स रहता है? ठीक है, तो सिनेमन जो है ये आपका वेजिटेबल सोर्स का रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईपी 1 ग्राम ऑफ शार्क लीवर ऑयल शुड नॉट कंटेन लेस देन डैश इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एक्टिविटी। तो जो शार्क लीवर ऑयल है जो कि आपका विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स रहता है, ठीक है, तो इसमें आपका कितनी इंटरनेशनल यूनिट होनी चाहिए विटामिन ए की? सो इसमें आपकी जो इंटरनेशनल यूनिट होनी चाहिए दैट विल बी 6000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ ड्रग्स वॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सो जब ड्रग्स की साइज रिडक्शन करनी है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में वॉल मिल जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो वॉल मिल जो है ये आपका काम करता है इम्पैक्ट एंड अट्रिशन दोनों प्रिंसिपल्स पे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इम्पैक्ट एंड अट्रिशन। साथ में एक और मिल आपकी रहती है दैट इज फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, फ्लूइड एनर्जी मिल ये भी आपकी जो है वो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which section of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1945 is related with punishment for contravention in the relation to poppy straw। ठीक है, सो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का कौन सा सेक्शन है जो कि पनिशमेंट के रिगार्डिंग है? ठीक है, पनिशमेंट किसके लिए? इन रिलेशन टू पॉपी स्ट्रॉ। सो ये सेक्शन आपका रहता है सेक्शन नंबर 15। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी विच एपिथेलियल सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज जो आपके रहते हैं ह्यूमन बॉडी में उसमें एपिथेलियल सेल्स जिनको पेवमेंट एपिथेलियल सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, सो दीज सेल्स आर स्क्वेमस एपिथेलियम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स विच ऑफ द पेयर्स इज करेक्ट। ठीक है, सो अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन में यहाँ पे हमें बतानी है कौन सा पेयर जो है वो क्लासिफिकेशन का वो करेक्ट है। फर्स्ट है आपका मोर नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स देन कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक अमाइनो एसिड। अगर अमाइनो ग्रुप, ठीक है, अमाइनो ग्रुप
कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन, तो वो आपका एसिडिक रहेगा, ठीक है, तो ये एकदम इनकरेक्ट है। कार्बोक्सिल ग्रुप आपका एसिडिक रहता है, ये आपका अमाइनो ग्रुप बेसिक रहता है। तो अगर बेसिक ज़्यादा रहेगा तो वो आपका बेसिक अमाइनो एसिड रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। सेकंड है मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप देन अमाइनो ग्रुप बेसिक अमाइनो एसिड। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा है तब वो बेसिक रहेगा, तो जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है तो वो आपका एसिडिक अमाइनो एसिड रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी इसमें इनकरेक्ट है। तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, दैट इज नीदर 1 नो 2। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स इन द ह्यूमन डाइट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वेजिटेबल सोर्स। ह्यूमन डाइट में हम प्रोटीन्स जो हैं वो किस वेजिटेबल सोर्स से ले सकते हैं। तो प्रोटीन्स आपके लेग्यूम्स में, सीरियल्स में, फ्रूट्स में, इन सभी वेजिटेबल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन ह्यूमंस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीएम। ठीक है, ह्यूमंस में अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो उस कॉन्टेक्स्ट में पीसीएम की फुल फॉर्म क्या है। सो पीसीएम इज प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज आपका सिंपल शुगर है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। सो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है C6H12O6। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। काफ़ी जनरल फॉर्मूला है, तो इसको आप इजीली रिमेंबर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। सो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो वाटर सॉल्युबल में आपके विटामिन बी एंड विटामिन सी आते हैं। फैट सॉल्युबल में आपके विटामिन ए, डी, ई एंड के आते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विटामिन बी, जो कि आपका वाटर सॉल्युबल है। ए, ई, के ये आपके फैट सॉल्युबल हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर फॉर ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ निकल इन स्टील फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन निकल की उसमें जो प्रोसीजर इन्वॉल्व रहता है उसको फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक स्टेप इसके अरेंज करने हैं। तो फर्स्ट हम स्टेप देखेंगे, ब्रिंगिंग निकल प्रेजेंट इन स्टील इनटू सॉल्यूशन एज निकल 2 आयंस एंड ऑक्सीडाइजिंग आयरन टू Fe3 आयंस। ठीक है, सो निकल जो प्रेजेंट रहेगा स्टील में उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लाएंगे एंड ऑक्सीडाइज करेंगे आयरन को Fe3 आयंस में। ठीक है, देन सेकेंड ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं कि सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करेंगे निकल आयंस की विद DMG इन अल्कलाइन मीडियम। DMG के साथ हम निकल आयंस की सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करेंगे अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, देन आपका फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग होगी प्रेसिपिटेट्स की, कूलिंग एंड वेइंग होगी प्रेसिपिटेट्स की। तो यहाँ पे अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो 1 बाय 1 करेक्ट ऑर्डर में ही आपका यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा PQRS, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्प्लीन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में स्प्लीन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड इन द राइट हाफ ऑफ द विसरा। तो विसरा के राइट हाफ पे आपकी स्प्लीन लोकेटेड होती है। सो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ठीक है, सो लोअर एब्डोमेन पार्ट पे जो है वो आपकी लोकेटेड रहती है। इट्स ऑन आउटर सरफेस टचेज द लेफ्ट किडनी। जो इसका आउटर सरफेस है वो आपका लेफ्ट किडनी को टच करता है, मीन्स ये आपका लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट रहती है, ना कि राइट साइड पे। सो ये स्टेटमेंट आपकी जो है वो करेक्ट रहेगी। सो करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ ड्रग शेल डीम टू बी सुपीरियस। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली हम किस ड्रग को सुपीरियस कंसीडर करेंगे।
फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, अगर हम किसी दूसरे नाम के ऊपर इस ड्रग को इम्पोर्ट करते हैं। देन इफ इट पर्पस टू बी द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चर ऑफ होम इट इज़ नॉट रूली अ प्रोडक्ट। ठीक है, कि इसका जो मैन्युफैक्चर है उसका नाम गलत दिया गया है। ठीक है, किसी और के नाम पे वो ड्रग जो है वो लाया गया है। ठीक है, मैन्युफैक्चर किया गया है। सो यहाँ पे ये दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो आपकी सुपीरियस ड्रग्स की डेफिनेशन को फुलफिल कर रही हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which part of prescription contains prescriber's direction to the pharmacist regarding the dosage form to be prepared and number of doses to be dispensed। ठीक है, कौन सा पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का जिसमें डायरेक्शन दी गई है टू द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन दी गई है। तो ये आपका रहता है सब्सक्रिप्शन पार्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इंस्क्रिप्शन आपका हार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रहता है जिसमें आपका ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन दी रहती है, जिसमें ड्रग का नाम, कितनी क्वांटिटी है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सुपरस्क्रिप्शन जो है ये आपका डिनोट होता है RX सिंबल से, जिसका मीनिंग होता है यू टेक और टेक दो, एंड इट इज़ रिटन फॉर द प्रेयर टू गॉड जुपिटर। एंड एक पार्ट रहता है आपका सिग्नेचरा। ठीक है, नॉट सिग्नेचर, सिग्नेचरा पार्ट रहता है जो कि डायरेक्शंस रहती हैं पेशेंट्स के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस। थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस इनमें से कौन सा है? सो द थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस इज प्रोजेस्टासर्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी लिपेलूपी आपका फर्स्ट जनरेशन का है, कोपर टी, नोवा टी जो है ये नोवा 7, ये आपका सेकेंड जनरेशन के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ह्यूमन हार्ट की जो साउंड रहती है उसके अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? सो जो फर्स्ट साउंड रहती है वो आपकी लव रहती है, जो कि आपकी लाउडर होती है। ठीक है, एंड सेकंड साउंड जो है वो आपकी डप रहती है, जो कि लेस मीन्स इसकी जो वॉल्यूम है वो कम रहती है। ठीक है, एज कंपेयर टू द फर्स्ट साउंड दैट इज लव। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एडिशनली आप वॉइस नोट के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं कि लाउडर कौन सी है, लाउडर इज लव। सो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ अडल्ट्रेटिंग द ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स को अडल्ट्रेट का करने का मेथड इनमें से कौन सा है? ठीक है, सो रिप्लेसमेंट बाय एग्जॉस्टेड ड्रग। ठीक है, उसमें एग्जॉस्टेड ड्रग को अगर हम ऐड कर देंगे में इम्पॉर्टेंट ड्रग में, ठीक है, तो वो भी आपकी अडल्ट्रेशन कहलाएगी, क्योंकि जो एग्जॉस्टेड ड्रग होगा उसमें वो केमिकल कंस्टेंट उसमें उतना प्रेजेंट नहीं होगा या उतने अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा। सो वो आपके एक तरीके से अडल्ट्रेशन कहलाएगी। देन सब्सटीट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर सब्सटीट्यूट। ठीक है, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर सब्सटीट्यूट से अगर ड्रग को सब्सटीट्यूट कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो भी उसको हम अडल्ट्रेशन कंसीडर करेंगे। तो ये भी आपका मेथड रहेगा। तो दीज बोथ आर द मेथड्स ऑफ अडल्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्मिनेटिव्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कोरिएंडर। ठीक है, कार्मिनेटिव्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट कोरिएंडर के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट्स कलर इज येलोइश ब्राउन टू ब्राउन। ठीक है, तो इसका कलर जो है वो येलोइश ब्राउन टू ब्राउन रहता है, तो दिस इज करेक्ट। इट्स ऑर्डर इज नॉट एरोमेटिक, इसका ऑर्डर जो है वो एरोमेटिक होता है, नॉट एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो ओनली वन, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द abnormal curves of the vertebral column of humans। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी, किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग द abnormal curves जो रहते हैं वर्टिब्रल कॉलम के ह्यूमंस में, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, काइफोसिस इज एन एक्सैजरेशन ऑफ द लंबर कर्व ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम।
ठीक है। काइफोसिस एक्सेजरेशन लंबर कर्व की नहीं है, सो ये स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी। देन लोर्डोसिस इज एन एक्सेजरेशन ऑफ द थोरेसिक कर्व ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, सो ये भी आपकी एक्सेजरेशन थोरेसिक कर्व की नहीं होती है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट होती हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ए पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन इज कंपोज ऑफ हाउ मेनी अमाइनो एसिड रेसिड्यूज? इंसुलिन में टोटल आपके 51 अमाइनो एसिड्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका दो चेन रहती हैं, एक आपकी ए चेन रहती है, दूसरी आपकी बी चेन रहती है। ए चेन में आपके जो है वो टोटल 21 अमाइनो एसिड रहते हैं, बी चेन में आपके 30 अमाइनो एसिड रहते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसके साथ हमने 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस इस पेपर के डिस्कस कर लिए हैं। रिमेनिंग अराउंड 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो इसके बचते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।